स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विड स्टेट यूनिट 3 के पार्ट फर्स्ट में लिक्विड स्टेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द लिक्विड स्टेट? लिक्विड स्टेट जो है ठोस और द्रव, गैस दोनों अवस्था की बीच की अवस्था है, जिसको कि हम द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव में पदार्थ के अणु के बीच इतना स्थान नहीं होता है कि वह गैस की तरह फ्रीली मूवमेंट कर सके, और न ही सॉलिड की भांति इतने व्यवस्थित होते हैं कि इनका एक डेफिनेट आकार हो सके। तो लिक्विड में पदार्थ के बीच अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इतना ही प्रबल होता है कि वह उन्हें एक निश्चित आयतन में बांधे रखता है, लेकिन वह इन्हें निश्चित आकार नहीं प्रदान कर पाता है। इस प्रकार लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। वह जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। लिक्विड अवस्था ठोस और गैस दोनों की अवस्थाओं के साथ साम्य अवस्था में रहता है। ठोस के गलनांक और लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड अवस्था साम्य अवस्था में रहती है, जबकि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट और गैस के कंडेंसेशन पॉइंट पर लिक्विड तथा गैस अवस्था इक्विलिब्रियम में रहती है। इस प्रकार लिक्विड अवस्था को गलित ठोस या कंडेंस्ड गैस भी कहा जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टीज में लिक्विड गैसों की तुलना में सॉलिड से अधिक समानता रखते हैं। इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि डेंसिटी की लिक्विड अवस्था का डेंसिटी उसके ठोस अवस्था के डेंसिटी के लगभग समान होती है, लेकिन वेपर फेज में जो है डेंसिटी बहुत अलग होती है। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टीज सॉलिड से ज्यादा मिलती है कंपेयर टू द लिक्विड्स गैसेस। तो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, डेंसिटी से समझा रहे हैं। तो डेंसिटी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिक्विड जो वाटर है उसका डेंसिटी लगभग 1 होती है, और जबकि ठोस जो है वाटर है यानी बर्फ, उसकी डेंसिटी है 0.92 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर का जो डेंसिटी है वो है 0.89, और वाटर वेपर की डेंसिटी है 0.0008 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होती है। तो हम इस तरह से डेंसिटी के आधार पर बता सकते हैं कि लिक्विड है सिमिलर प्रॉपर्टीज, अप्रोक्सीमेट सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक ए सॉलिड। एंड हीट ऑफ फ्यूजन, पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है उस पदार्थ के लिक्विड अवस्था की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन की तुलना में बहुत कम होती है। जैसे 1 ग्राम ठोस है बर्फ को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिक्विड जल में चेंज करने के लिए 80 कैलोरी हीट की आवश्यकता होती है, जबकि 1 ग्राम लिक्विड जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेपर फेज में परिवर्तित करने के लिए 540 यानी 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगेन प्रूव्स दैट लिक्विड लाइक ए बिहेव लाइक ए सॉलिड, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज सॉलिड से ज्यादा मिलती है। एंड शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान सॉलिड की तुलना में बहुत कम होता है, परंतु गैस की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो इसलिए लिक्विड का जो आकार है वो ठोस मतलब सॉलिड की जो तरह निश्चित तो नहीं होता, परंतु उसका आयतन डेफिनेट होता है। और कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड अवस्था में अणुओं के बीच जो मतलब खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, वो सॉलिड की तुलना में अधिक होता है, परंतु गैसों की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए लिक्विड और ठोस दोनों में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत मतलब कम होती है, नगण्य होती है, जबकि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। डिफ्यूजन, लिक्विड और सॉलिड में जो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान स्ट्रांग होता है, इसलिए गैसेस में सबसे कम होता है, इसलिए गैसों में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। स्पेसिफिक हीट, किसी पदार्थ की जो लिक्विड अवस्था है उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उसके सॉलिड अवस्था के विशिष्ट के बाद ऊष्मा के मतलब निकट होता है या समान होता है, जबकि गैसियस अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा से बहुत अधिक होती है।
तो इस प्रकार जो है लिक्विड का जो बिहेवियर है वो सॉलिड की जो है प्रॉपर्टीज से ज़्यादा मिलता है रादर देन गैसेस। अब हम बात करेंगे लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन की, कि किसी भी द्रव को अगर गर्म करें तो उसके आयतन में जो कहते हैं इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है, वो सॉलिड की तुलना में अधिक परंतु गैसों की तुलना में बहुत कम होती है। ये घटना या ये फिनोमेना टेम्परेचर एक्सपेंशन कहलाती है, ये तापीय प्रसार कहलाती है, जिसे द्रव के तापीय प्रसार गुणांक अल्फा से हम डिनोट करते हैं। अल्फा क्या है कि स्थिर दाब पर किसी द्रव के ताप में एकांक वृद्धि करने पर आयतन में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी अल्फा कहलाता है। अल्फा इज इक्वल टू 1/v एंड del v upon del t एट कांस्टेंट प्रेशर P, जहाँ v लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम है, del v अपॉन del t एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन में होने वाली वृद्धि है। इसी प्रकार लिक्विड का जो संपीडन है या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड है वो क्या है, गैस के समान लिक्विड के भी दाब में वृद्धि करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं, परंतु इसकी जो है लिक्विड कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की तुलना में बहुत कम होती है, जिससे कि हम कंप्रेसिबिलिटी जो है व्यंजक से या कप्पा से हम डिनोट करते हैं कि स्थिर ताप की अवस्था में किसी द्रव के लिए दाब में एकांक वृद्धि करने पर आयतन में होने वाली कमी तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट कहलाता है। के कप्पा या के इक्वल टू क्या है, -1/v del v अपॉन del p एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ये कहलाता है। जो कप्पा है के है वो क्या है, इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हम बात करेंगे लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। हम जानते हैं कि जो द्रव है, ये लिक्विड है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। और गैसेस में जूल थॉम्सन प्रभाव और लिक्विड्स में कोहेसन से संसंजन से अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल की क्या होती है, पुष्टि होती है या कंफर्म होता है। और अणुओं के बीच इन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या आकर्षण बल है, इसकी खोज सबसे पहले वॉन्डरवॉल ने की थी, इसलिए इनको वॉन्डरवॉल फोर्स भी कहते हैं। लिक्विड अणुओं में ये अणुओं की जो है ये बल अणुओं के युग्म की अपेक्षा अनेक अणुओं पर कार्य करते हैं। तो लिक्विड अणु में यह बात मुख्य रूप से जो है निम्न प्रकार के मतलब मैं डिस्कस कर रही हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके कारण उत्पन्न होती है। हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले जो है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सॉरी आयन का है ये, तो यह है डाइपोल आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पोलर नेचर के जो लिक्विड्स हैं जैसे कि वाटर, लिक्विड अमोनिया, H2SO4 आदि में यदि आयनिक यौगिक जैसे कि NaCl, KCl एक्सेट्रा उपस्थित हो तो आयन और विलायक जो सोलेंट है उसके जो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल मैंने मध्य से बताया आपको, वाटर है, अमोनिया है और H2SO4 है, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह कहलाता है आयन द्विध्रुव और आकर्षण बल कहलाता है। और जिसकी जो एनर्जी है वो उसका मान होता है U - E म्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है, जहाँ आर आयन जो ई है वो आयन पर चार्ज है, आवेश है, म्यू जो पोलर मोलिक्यूल उसका जो है डाइपोल मोमेंट है, आर आयन और अणु के बीच की दूरी है। और जो पोलर सॉल्वेंट है जैसे वाटर आदि में जो अगर कोई आयनिक सॉल्ट हो जैसे NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर हम समझा सकते हैं कि किस प्रकार कितना उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ये आयन और पोलर मोलिक्यूल के बीच में जो है उसके आधार पर हम समझा सकते हैं। सेकंड है जो है द्विध्रुव द्विध्रुव यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इस प्रकार का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल मोमेंट वाले लिक्विड मॉलिक्यूल जैसे कि
HF, HCl, अमोनिया, SO2, HCN के बीच पाया जाता है। डायपोल डायपोल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस प्रकार के आकर्षण बल को डायपोल डायपोल इंटरैक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार के आकर्षण बल का मान अणुओं के डायपोल मोमेंट के मान पर निर्भर करता है। जिन मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट का मान ज्यादा होता है उतना ही अधिक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगा, यानी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इंटरैक्शन भी ज्यादा होगा। और हम तापीय गति के कारण हम देखते हैं कि दो स्थायी जो डायपोल है कभी तो वो इस प्रकार जो है रीअरेंज होते हैं कि उनके बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो, और कभी वो इस प्रकार रीअरेंज होते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन उत्पन्न हो, किंतु सामान्यतः इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न हो। इन बलों को यानी इन फोर्सेस को सबसे पहले किसोम ने बताया था, तो इसलिए 1912 में किसोम ने बताया था। तो किसोम ने इसने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बताया, इसलिए इसको हम किसोम फोर्सेस भी कहते हैं। उसने बताया ई के इक्वल टू है -2μ4/3 r की पावर 6 के टी के बराबर होता है, जहां म्यू किसी भी मॉलिक्यूल का क्या है, पोलर डायपोल मोमेंट है, r मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है इनके बीच में जो है आकर्षण ऊर्जा को बताता है। -2.3 लिखा है मैंने। तो ये जो फोर्सेस जो इसमें दिखाया है फिगर में आपको कि प्लस माइनस इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहलाता है किसम फोर्स। तो इसलिए ये किसम जो फोर्स है बहुत लघु परास यानी बहुत शॉर्ट रेंज के फोर्सेस होते हैं जो पोलर लिक्विड्स जैसे कि जो है वाटर, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड HF, H2SO आदि के अणुओं के बीच में उत्पन्न होते हैं। तीसरे हम बात करेंगे जो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया इंटरेक्शन। ये क्या है, जब कोई मतलब एक जो है डाइपोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में कोई जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, मतलब एक तो क्या है डायपोल मॉलिक्यूल है, दूसरा क्या है उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो उसके अगर कांटेक्ट में आता है तो वो भी इंड्यूस्ड होकर वो डाइपोलर बन जाता है। इसे हम इंड्यूस्ड डाइपोलर जो है डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इस प्रकार एक पोलर मॉलिक्यूल तथा दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोलर मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन से दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। उसको हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और इस प्रकार के जो फोर्स का मान वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, डायपोल मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है उस पर, तो दूसरा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें जो है पोलर होने की स्ट्रेंथ, यानी इसकी स्ट्रेंथ कितनी, पोलरिटी कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जो डायपोल मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट है और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो पोलर होने की जो जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी अधिक होगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान या जो आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। इसको सबसे पहले पी डेबाय ने बताया था, इसलिए इसको डेबाय फोर्सेस भी कहते हैं। तो पी डेबाय ने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ऊर्जा के लिए ये मतलब वो दिया व्यंजक दिया कि ED इक्वल टू -2 लेमडा म्यू स्क्वायर अपॉन R6, जहाँ म्यू एक क्या है स्थायी डाइपोल मोमेंट है और अल्फा है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जो है पोलैरिटी है, आर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंसेस है। तो इस तरह से हमने ये तीन मॉलिक्यूल देखा है। एंड फोर्थ है प्रेरित यानी इंड्यूस्ड जो है डाइपोल एंड क्षणिक डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं लंदन फोर्स, यानी प्रेरित द्विध्रुव तथा प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया, या हम कहेंगे इसको लंदन फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और लंदन फोर्स। जो न्यूट्रन मॉलिक्यूल है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और जो हीलियम, नियन, आर्गन,
ये जो इनएक्टिव गैसेस है, इनर्ट गैसेस है, इनकी जो है एक वन मॉलिक्यूल जो है इनर्ट गैस अणुओं के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इन अणुओं के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर इन गैसों को भी लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। और इन मॉलिक्यूल्स के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो क्रिएट होता है, सबसे पहले एफ लंदन ने 1930 में क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर समझाया, इसलिए इस फोर्स को लंदन फोर्स भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा गतिशील रहते हैं। किसी जो है पूर्ण सममित अणु या परमाणु में औसत डायपोल मोमेंट शून्य होता है, 0 होता है, किंतु ऐसे अणु में किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई विशेष स्थान ग्रहण करने के कारण तंत्र में आवेश का क्षणिक असंतुलन हो जाता है। यानी एक टेम्परेरी उसका इम्बैलेंस होने से उस पर क्या हो जाता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी क्या हो जाता है, डायपोल होकर इंड्यूस डायपोल हो जाता है। यानी उसको वो क्या करता है, प्रेरित जो दूर होता है उसको पास वाले अणु को क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है, यानी नॉन पोलर को वो पोलर कर देता है। तो इसके रिजल्टेंट क्या होगा कि ऐसे अस्थायी डायपोल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, इसको लंदन फोर्स या इसको कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। और इन फोर्सेस का मान बहुत कम होता है और इस इंटरेक्शन की जो ऊर्जा है उसको हम इस प्रकार शो कर सकते हैं, EL = -3/4 I अल्फा स्क्वायर अपॉन R6, जहाँ H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एंड μ0 इज द जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड लैम्डा इज द polarity of the non-polar molecule, R is the difference between the distance between the molecules। तो इस तरह से सभी अणु के युग्मों के लिए यह एक एडिटिव होता है, इसलिए यह फोर्स लिक्विड्स में कोहेशन के लिए कहता है जिम्मेदार होता है। और नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो रिपल्सन फोर्सेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।